तो फ्रेंड्स, अब हम हमारे सैलरी का चैप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था कि सैलरी में आपकी मॉनेटरी भी पार्ट आता है और नॉन मॉनेटरी भी आता है। मॉनेटरी में सैलरी नाम से जो पैसा मिलता है, जो तनख्वाह के नाम का पैसा मिला, वो तो फुली टैक्सेबल है ही। बोनस और कमीशन का जो पैसा मिला वो भी फुली टैक्सेबल है। हमें पढ़ना है अलाउंसेस को, कि जो आपको अलाउंसेस के नाम का पैसा मिला वो कितना टैक्सेबल है, कितना माफ है, उसकी बात करते हैं। देखो भाई, इसको हमने समझने के लिए अलाउंसेस को 3 ब्रॉड हिस्सों में बांटा है। पहला है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, ऐसे अलाउंस जो आपके फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब इनकम में पूरे जुड़ेंगे, कुछ माफ नहीं है। और कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो फुल्ली एग्जम्प्ट है, मतलब जो पूरे ही माफ है, इनकम में जुड़ेंगे ही नहीं। और कुछ ऐसे अलाउंस हैं जो पार्टली टैक्सेबल है, जिनका एक पार्ट टैक्सेबल होगा, या इसको हम दूसरा पार्टली एग्जम्प्ट भी कह सकते हैं कि इनका एक पार्ट एग्जम्प्ट होगा। एक ही बात है, पार्टली टैक्सेबल कह दो या पार्टली एग्जम्प्ट कह दो। अब पार्टली टैक्सेबल को हम फर्दर 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। एक तो हाउस रेंट अलाउंस देखेंगे, एचआरए क्या होता है। एक ऐसे अलाउंस जो टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 1014(1). 1014(1) में टैक्सेबल वाले अलाउंस देखेंगे क्या होता है ये, और टैक्सेबल अंडर सेक्शन 1014(2). बस इन शॉर्ट, एक टॉपिक फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस का, दूसरा टॉपिक पार्टली टैक्सेबल में हाउस रेंट अलाउंस, तीसरा टॉपिक पार्टली टैक्सेबल में 1014(1). आपने ये सेक्शन याद करना है। देखो, मैं आपको सारे सेक्शन कभी याद करने का नहीं कहता, लेकिन ये याद करना 1014(1) के अलाउंस, 1014(2) के अलाउंस। बाद में बहुत मजा आएगा आपको जब आप इस तरीके से बात करोगे तब। ठीक है, तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक पार्टली टैक्सेबल में 1014(2) के अलाउंस, और पांचवा टॉपिक फुल्ली एग्जम्प्ट। ये 5 टॉपिक करने हैं। अब इनका कंसेप्ट समझ जाना कि हाँ भाई ये कैसे माफ हो रहे हैं, किस कैटेगरी में क्यों फॉल हुए, पहले मैं आपको जनरली बता देता हूं। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में वो अलाउंस आएंगे जो आपको बेवजह ही दिए गए। बेवजह का मतलब मेरा ये है कि ये अलाउंस आपको अलाउंस के नाम से ना देते, तनख्वाह के अंदर ही जोड़ देते तो भी काम चल जाता। इस अलाउंस का आपकी ड्यूटीज से कोई संबंध नहीं है, वैसे ही काम चल जाता, तो फुल्ली टैक्सेबल है। इसमें ना तो कोई सोशल कोज होने वाला, ना ही किसी का फायदा होने वाला, सिंपल अलाउंस है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल कर दिए। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है, इसका कुछ पार्ट माफ किया गया है। 1014(1) में वो अलाउंस आएंगे जो आपकी ड्यूटीज निभाने के लिए आपको दिए जाते हैं, तो काफी हद तक हम उन्हें माफ कर देंगे, देखेंगे। 1014(2) में जेन्युइन अलाउंस आएंगे, जो कुछ हिस्सा माफ होना ही चाहिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई का दे दिया, बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का अलाउंस दे दिया, कोई अंडरग्राउंड माइंस में काम करता है, रिस्क में काम करता है, उसका अलाउंस दे दिया, कोई आदिवासी इलाके में काम करता है, दूर काम करता है कहीं, उसका अलाउंस दे दिया, कोई ट्रांसपोर्ट में काम करता है, दिन भर सुबह से शाम ट्रांसपोर्ट में ही रहता है, चाहे वो बाय एयर फ्लाइट में काम करता हो, चाहे ट्रक का ड्राइवर हो, वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया, वो जेन्युइन वाले, उसका एक हिस्सा माफ करना हम सीखेंगे। फुल्ली एग्जम्प्ट में थोड़े से ही आएंगे, जो देश की गवर्नमेंट एग्जम्प्ट करना चाहती है वो नाम आ जाएंगे। तो अब बगैर किसी देर के हम फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कि ऐसे कौन से अलाउंस हैं जो फुल्ली टैक्सेबल है। मैं आपको बता दूं, फुल्ली टैक्सेबल में जो आपको नाम दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत से और सारे अलाउंस इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, कैसे आएंगे आपको बता देता हूं। पहले देखिए, डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे। डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे, महंगाई भत्ता, देसी भाषा में इसका नाम क्या है, महंगाई भत्ता। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझ लेना भाई। डियरनेस अलाउंस, ये रियलिटी में 2 तरह का होता है। एक को तो मैं नाम दे रहा हूं ऑर्डिनरी डीए, ऑर्डिनरी डियरनेस अलाउंस। एक को मैं नाम दे रहा हूं डीए इंक्लूडेड इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स।
डीए इंक्लूडेड इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स। देखिए मतलब समझना प्लीज, जब तक आप नौकरी कर रहे हो, जब तक आप जॉब कर रहे हो और आपको महंगाई भत्ता मिलता है, वो डीए है। वो क्या है? डीए है। जैसे ही आप रिटायर हुए, रिटायर जब होते हो तो वहां से एक कहानी और शुरू होती है, वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कहानी शुरू होती है। जैसे ही आप रिटायर होते हो उसी दिन आप तक का अब तक का प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है, एक ग्रेच्युटी होती है, आगे देखेंगे ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है। अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का कंपनसेशन मिलता है। पेंशन, फ्यूचर में पेंशन मिलती रहेगी। कुछ पेंशन आप कम्यूट करवाते हो, वो पैसा मिलता है। आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, वैसे सिर्फ नाम ले रहा हूं आपके आगे। तो ये बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, रिटायरमेंट के वक्त मिलते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर भी मिलते हैं। तो अगर जो आपको आज डीए मिल रहा है, वो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स जो पैसा मिलेगा बहुत सारा, उसमें भी वो शामिल होगा, क्योंकि वो जो पैसा मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी से संबंध होता है उसका, आपकी तनख्वाह के बेस पर ही वो ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड सब बेस्ड होता है। तो अगर वो डीएनएस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी रोल प्ले कर रहा है, आपकी पेंशन में भी जुड़ के मिला करेगा डीएनएस अलाउंस, तो आपका डीएनएस अलाउंस इंक्लूडेड इन रिटायरमेंट बेनिफिट है। और अगर आपका डीए ऐसा है कि जब तक जॉब करोगे तब तक मिलेगा, उसके बाद रिटायरमेंट के वक्त और उसके बाद के जो भी बेनिफिट्स उसमें नहीं मिलेगा, तो आपका ऑर्डिनरी डीए है। इसका आगे काफी रोल आने वाला है। अब ये जब भी हम प्रैक्टिकली जब हम इसको पढ़ेंगे, हम पहचानेंगे कैसे कि आपका जो डीए है वो ऑर्डिनरी है या रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। स्पेशली कुछ वर्ड्स लिखे होंगे जो आपको समझा देंगे कि वो आपका डीए कौन सा है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पहचानना सीख जाओ, जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ना हो वो कौन सा है, फिर वो सिंपल वाला है। तो अगर डीएनएस अलाउंस के सामने लिखा हो इंक्लूडेड इन रिटायरमेंट बेनिफिट, तो क्लियर ही हो गया कि रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। और क्या लिखा होता है, कई बारी मैं आपको यहां पर सारे पोटेंशियल नाम लिख के दे रहा हूं। कई बारी लिखा होता है डीएनएस पे, डीपी। डीएनएस पे भी मतलब इंक्लूडेड इन रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। और क्या लिखा होता है, डीए ब्रैकेट में इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड्स, ऐसे सेंटेंस लिखा होगा कि भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में प्रोवाइड किया गया है कि डीएनएस अलाउंस है, इसका मतलब वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी शामिल रहेगा। ठीक है, तो ये 3-4 नाम लिखे होते हैं, भी डीएनएस अलाउंस इंक्लूडेड इन रिटायरमेंट बेनिफिट लिखा हो, डीएनएस पे लिखा हो, डीएनएस अलाउंस इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड्स ब्रैकेट में लिखा हो, ये साथ में लिखा हो। तो ऐसे शब्द लिखे हो, और कई बारी सिर्फ डीए लिखा होता है, लेकिन एनी हिंट इज गिवन, जो आपके सामने प्रैक्टिकल सिचुएशन है या कोई क्वेश्चन कर रहे हो या प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम कर रहे हो, वहां आपको दिख गया कि ये प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा होता है ना, उसमें सिर्फ सैलरी का पैसा जमा नहीं होता, उसमें डीएनएस अलाउंस का भी 1% जमा होता है। और प्रोविडेंट फंड क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाला पैसा है। मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर डीएनएस अलाउंस का पैसा जमा हो रहा है, मतलब ये रिटायरमेंट बेनिफिट में शामिल है डीएनएस अलाउंस, मतलब ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए है, सिंपल डीए नहीं है। मैं ये डिफरेंस पर जोर क्यों दे रहा हूं, बिकॉज आगे बहुत सारी कैलकुलेशन आएगी जहां पर सिंपल वाला डीए और रिटायरमेंट बेनिफिट वाले में डिफरेंस करना जरूरी होगा हमारे लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है हमारे सामने, हमें इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अगर ना तो कोई हिंट दिया हुआ, ना ही ये शब्द लिखे हुए, तो समझ लेना डीएनएस अलाउंस सिंपल वाला है। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है जी। एक बात और, जब भी हम अपने प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें हम क्या करेंगे कि इतने लंबा वर्ड नहीं लेंगे भी डीएनएस अलाउंस इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो इंक्लूड एंड जो भी, हम बोलेंगे डीए इफ वाला। डीए इफ वाला, ये एक इफ उठा लेते हैं, हम कहा करेंगे स्पेशल वाला डीए क्या बोलेंगे, डीए इफ वाला। इसको स्पेशल डीए भी बोल सकते हो, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला भी बोल सकते हो, डीए इफ वाला बोल देंगे हम। हमने अपनी शॉर्ट फॉर्म अपनी खुद बना ली। ठीक है जी, ओके।
ये पुरानी कहानी लिखी हुई है इसके अंदर, जो हमने पिछली क्लास में करी थी, मैंने इरेज नहीं करी है। लो जी, तो मैंने आपको बताया डियरनेस अलाउंस क्या होता है, साथ में जो डीपी लिखा है हमको मतलब समझा दिया कि इफ वाला कौन सा है और सिंपल वाला कौन सा है। ठीक है जी। इसके बाद में फूड अलाउंस, ये भी फुली टैक्सेबल है। डियरनेस अलाउंस फुली टैक्सेबल है, कुछ माफ नहीं है। देखो एक बात बताओ यार, कि महंगाई के नाम का पैसा दिया, तो महंगाई के नाम का डियरनेस अलाउंस के नाम से क्यों दिया? उसकी सैलरी बढ़ा दो, भी महंगाई हो गई, सैलरी बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद फूड अलाउंस, जैसे मान लो कि ये मैडम है, मैडम का नाम है क्या? राजकुमारी। हाँ, ये जो राजकुमारी है ना, राजकुमारी बहुत ज्यादा खाती है, इसकी हेल्थ ही कह रही है कि बहुत ज्यादा खाती है। अब राजकुमारी का जो राजकुमार है, नाम राजकुमारी है लेकिन मैडम की शादी हो चुकी है, और जो इसका राजकुमार है वो कहता है देख भाई इतना नहीं खिलाता मैं तेरे को, मैं भी 2.5 किलो अनाज तो रोज का तो एक टाइम में वैसे ही खा जाती है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैं इतना खाना तुझे नहीं दूंगा, ठीक है? तेरी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और फाइनेंशियली भी तू बहुत भारी पड़ रही है मेरे को। तो अब क्या है, इसके मालिक ने सिस्टम किया कि देख भाई तेरी तनख्वाह तो ठीक है 25,000 30,000 50,000 जो भी है, ये तेरी तनख्वाह है, तू टेंशन ना ले, तू ऑफिस आ जाया कर, ऑफिस में अपना खाना मंगवा लिया कर बाहर से, तुझे खाने के नाम का मैं अलग से पैसा दे दूंगा, फूड अलाउंस या टिफिन अलाउंस। तो भाई मालिक अपने एम्प्लॉय को उसकी सर्विस के बदले फूड अलाउंस टिफिन अलाउंस के नाम से पैसा दे या उसकी सैलरी बढ़ा दे, एक ही बात है ना। तो वो तो मिल तो उसको एक्स्ट्रा इनकम ही रही है ना, फुल्ली टैक्सेबल है। फूड अलाउंस टिफिन अलाउंस पर्सनल खर्चा है उसका, पर्सनल खाना पीना है, तो सैलरी में तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, इनकम टैक्स में ये इनकम मानी जाएगी, फूड अलाउंस या टिफिन अलाउंस के नाम का पैसा। ऐसे ही सर्वेंट अलाउंस, आपको सर्वेंट रखने के लिए फिक्स्ड पैसा दे दिया। देखो मैं आपको दोबारा बता दूं, मीनिंग क्लियर रखना अलाउंस और परक्विजिट का। अलाउंस में आपको फिक्स्ड सम ऑफ मनी मिलता है, मैंने आपको पहले मीनिंग बताया था। अलाउंस का मीनिंग क्या है? जब आपको फिक्स्ड सम ऑफ मनी मिले एक पर्टिकुलर खर्चे के लिए, पर्टिकुलर खर्चा फूड टिफिन जो भी पर्टिकुलर खर्चा है, और आपको पैसा फिक्स्ड दिया जा रहा है, आप खर्च करो ना करो डजंट मैटर। अब फूड अलाउंस दे दिया, खाना चाहे 100 रुपए प्लेट का खाए चाहे 500 रुपए प्लेट का खाए, ये 50 रुपए प्लेट का खाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो एम्प्लॉयर उसे फूड अलाउंस दे रहा है, फिक्स्ड महीने का इतना मिल रहा है, तो खर्च करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ मान लो मालिक ने कहा देख भाई तेरे को पैसा नहीं दूंगा मैं, तेरे को खाना दे दिया करूंगा, तो वो परक्विजिट बन जाएगी, वो सहूलियत बन जाएगी, सुविधा बन जाएगी, फैसिलिटी बन जाएगी। अलाउंस तो तब है जब फिक्स सम ऑफ मनी मिले, खर्च करते हैं नहीं करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स्ड सम ऑफ मनी, ये वर्ड दिमाग में डाल लो, फिक्स्ड सम ऑफ मनी, आगे देखेंगे परक्विजिट में और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। सर्वेंट अलाउंस, आपको मालिक ने नौकर रखवा के दे दिया तो वो तो परक्विजिट है, लेकिन मालिक ने बोला 5,000 रुपए सर्वेंट के रख लो, अपने घर पे सर्वेंट रख लो अपना। अब सर्वेंट आप 5,000 वाला रखो चाहे 10,000 वाला रखो, चाहे कोई वैसे ही हेल्पर सुबह शाम झाड़ू कटका कोई करने वाला कोई सर्वेंट रखा है जो 2,000 रुपए लेता है, आपको तो 5,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल है, पर्सनल खर्चे के लिए दिया है आपके और फुल्ली टैक्सेबल है, ये माफ कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपकी सैलरी भी बढ़ा सकता था मालिक इसकी जगह। सर्वेंट अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, आपको जैसे मान लो कि ये मैडम है, मैडम का नाम है क्या? पूनम। पूनम को ना बड़ा सर्दी जुकाम रहता है कि इसकी नाक हमेशा बहती ही रहती है, ये हर महीने डॉक्टर के पास जाके थोड़ी बहुत इसकी दवाई चलती ही रहती है। इसके मालिक ने कहा कि देख मेरा तेरी तनख्वाह बढ़ाने का मन है, तेरी सैलरी बढ़ाने का मन है, पर मैं काम करता हूं, मैं तेरी सैलरी तो उतनी रख लेता हूं, तेरे को हर महीने एक्स्ट्रा 2,000 रुपए दिया करूंगा, तू तेरी नाक को कंट्रोल कर ले यार, ये बहती नाक मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो उसको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दे दिया कि तेरे को 2,000 पर मंथ दूंगा मैं। अब वो डॉक्टर को 2,000 खर्चा आए चाहे 1,000 खर्चा आए चाहे 5,000 खर्चा आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये उसकी सैलरी में जुड़ेगा, उसकी सैलरी बढ़ गई है समझ लो, उसकी इनकम में फुली टैक्सेबल होगा ये। ऐसे ही नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, सपोज करो
कि एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर की क्या है, मान लो उसने अपना छोटा हॉस्पिटल खोल रखा है, उसके बिल्कुल बगल में कोई बड़ा हॉस्पिटल खुला, से फॉर एग्जांपल मेदांता हॉस्पिटल की ब्रांच खुली मान लो। अब मेदांता हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट टीम है वो सोच रही कि बगल में ही दूसरा डॉक्टर बैठा है, हमने यहाँ ब्रांच खोली है, हमें यहाँ डॉक्टर्स की जरूरत है, तो क्यों ना इसी डॉक्टर को हम अपने यहाँ एम्प्लॉय रख लें। तो उन्होंने डॉक्टर को जॉब दे दी, बोला कि सर आपकी सैलरी 3 लाख रुपए पर मंथ है, 3 लाख पर मंथ आपकी सैलरी है, बट एक शर्त और है, आप अपने हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं देखोगे, आप दिन भर यहां काम करो और सुबह शाम कहीं आप अपने हॉस्पिटल में बैठना शुरू कर दो, वहां भी पेशेंट देखो, ये नहीं चलेगा, आपको अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर ने कहा देखो भाई फिर तो 3 लाख रुपए कम है, 3 लाख रुपए तो मैं सैलरी लूंगा, प्लस और सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि आप मेरी प्रैक्टिस बंद करवा रहे हो, डॉक्टर की प्रैक्टिस बंद करवा रहे हो। तो फिर मैनेजमेंट टीम ने कहा मेदांता हॉस्पिटल की, सर एक काम करो, आप लाख रुपया पर मंथ और ले लो, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के रूप में, कि आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसके बदले आप 1 लाख रुपए पर मंथ और ले लो, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। समझ गए? तो इससे क्या हुआ, चाहे तनख्वाह 4 लाख पर महीना कर दो, 4 लाख रुपए पर मंथ तनख्वाह कर दो, या 3 लाख अलग कर दिया, 1 लाख नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस कर दिया, फर्क क्या पड़ता है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। ठीक है जी। वार्डन अलाउंस या प्रोटेक्टर अलाउंस, या इसको प्रोक्टर भी बोल देते हैं भाई। मान लो एक लेक्चरर है जिनकी तनख्वाह है 50,000 रुपए महीना, अब वो लेडी लेक्चरर है सपोज करो, वो लेडी लेक्चरर गर्ल्स हॉस्टल में ही रहती है, दिन में तो वो अपना लेक्चर लगाते हैं कॉलेज के अंदर, और जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होती है, जैसे लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल में आती है कॉलेज की, वैसे वो भी गर्ल्स हॉस्टल में आ जाती है और अपना उसी हॉस्टल में रहती है। तो कॉलेज की जो मैनेजमेंट टीम है उसने सोचा कि हमें कॉलेज के जो हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर एक वार्डन रखनी है। अब वार्डन को सैलरी अलग से देनी पड़ेगी, तो ये मैडम रहते ही हैं, लेक्चरर मैडम हॉस्टल के अंदर ही रहते हैं, उन्होंने हॉस्टल वाले जो वार्डन की जो पोस्ट है वो उन्हीं लेक्चरर मैडम को ऑफर कर दी कि देखिए मैम, दिन में आप हमारे यहाँ लेक्चर देते हैं, गर्ल्स भी यहाँ कॉलेज में होती हैं, आप भी कॉलेज में होते हो, फिर आप क्या है वापस हॉस्टल जाते हो, तो आप एक काम करो, आप हमारे लिए वार्डन का काम भी कर दो, हम आपको 50,000 रुपए पर मंथ तो सैलरी देते ही हैं, आपको अलग से 10,000 रुपए महीना वार्डन अलाउंस दे देंगे, आपको वार्डन अलाउंस देंगे। तो भाई वार्डन अलाउंस अगर मिला है तो वो भी क्या है, एक तो सबकी तनख्वाह ही बढ़ गई, आपके एम्प्लॉयर ने आपको काम ज्यादा दे दिया, उसके बदले तनख्वाह भी ज्यादा कर दी, तो फुल्ली टैक्सेबल है। इसके अलावा डेप्यूटेशन अलाउंस, डेप्यूटेशन अलाउंस मतलब आपको डेप्यूट कर दिया किसी और पोस्ट पर, आपकी पोस्ट मान लो हाई थी, आपको छोटी नीची पोस्ट पर एक बार डेप्यूट किया, उसके पैसे एक्स्ट्रा कर दिए, आपकी सैलरी बढ़ी है। ओवर टाइम अलाउंस, आपने ज्यादा टाइम काम किया, आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करते हो, तो एक्स्ट्रा काम करोगे तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम होगी, फुल्ली टैक्सेबल है, इनकम में जुड़ेगा। और भी तरह तरह के छोटे मोटे अलाउंस, आपने कुत्ता पाला तो उसके नाम का डॉग अलाउंस दे दिया, ठीक है। आपकी मान लो शादी हुई, ठीक है, पहले आप सिंगल थे, छड़े थे, एक बंदा है सिंगल छड़ा है, अब उसकी शादी हो गई, एम्प्लॉयर ने कहा कि देख भाई तेरी तो शादी होगी, तेरे तो खर्चे बढ़ रहे हैं, तो मैरिज के नाम का मैरिज अलाउंस ले ले एक्स्ट्रा। तो भैया शादी हुई है तो एम्प्लॉयर तनख्वाह बढ़ा रहा है, जैसी भाषा में बात करें तो सैलरी की इनकम बढ़ेगी, फुली टैक्सेबल है। फिर बच्चे हो गए, शादी हो गई तो बच्चे तो देखो आगे होंगे ही, नॉर्मल प्रोसेस है, आमतौर पर तो सभी के होते ही हैं। तो बच्चे हुए, फैमिली बढ़ गई, एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई मैरिज अलाउंस को मैं दे ही रहा था, चल तू फैमिली अलाउंस और ले ले, फैमिली तेरी बड़ी हो गई, ठीक है, तो फुल्ली टैक्सेबल है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, पहले आप रहते थे मान लो छोटे शहर में, आपका एम्प्लॉयर आपको नॉर्मल सैलरी दिया करता था, अब आपको किसी बड़े शहर में जाना पड़ रहा है, एम्प्लॉयर ने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? सीधी नहीं बढ़ाई कि देख बेटा तेरे को तनख्वाह तो उतनी मिलेगी, लेकिन तू महंगे शहर में जा रहा है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ले ले, सैलरी बढ़ी है, नाम बदला है बस, फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस के। खत्म नहीं होते, सिर्फ इतने ही नहीं है, कोई भी नाम हो सकता है,
डॉग अलाउंस हो गया, कैट अलाउंस हो गया, सारे बहुत से नाम इसमें आ सकते हैं। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा फुली टैक्सेबल है, कौन सा पार्टली टैक्सेबल है, कौन सा एग्जम्प्ट है? पता लगेगा। हम पार्टली टैक्सेबल अलाउंस स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि ये वाले पार्टली टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट अलाउंस भी स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि ये एग्जम्प्ट है। हमें पता लग जाएगा ये पार्टली है, ये एग्जम्प्ट है, बाकी कोई भी अलाउंस आए सारा फुली टैक्सेबल है। तो अभी तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल पढ़े हैं फुली के, पार्टली पढ़ते हैं डिटेल में। देखो भाई चार्ट पर दोबारा आ जाता हूं मैं इस चार्ट पर दोबारा आ जाता हूं। पहले तो इसमें जो हमने ये जो पेन चला रखे हैं इसको इरेज करता हूं, और अब मैं केवल उसको टिक करूंगा जो टॉपिक मैंने आपको करवा दिया। मैंने आपको चार्ट में से फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस करवा दिया, ये हो गया, ठीक है, समझ आ गया हमें। अब हम पार्टली टैक्सेबल में एचआरए करने जा रहे हैं। एचआरए पर आते हैं। हाउस रेंट अलाउंस बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप एज ए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके क्वेश्चन के अंदर ये आएगा ही आएगा। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, कोई बिजनेस पर्सन है, तो जब भी कोई सैलरीड एम्प्लॉय की आप रिटर्न भरना चाह रहे हो उसमें एचआरए का रोल बहुत बारी आता है। हाउस रेंट अलाउंस, जब भी आपका एम्प्लॉयर आपको हाउस रेंट के नाम का अलाउंस दें तो वो क्या है? फुली टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपका पार्टली टैक्सेबल होगा। ध्यान से समझना भाई, हम बात कर रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस की, हम बात कर रहे हैं एचआरए की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं एचआरए की। इसका रूल क्या है, कितना माफ होगा? हम इसको पार्टली टैक्सेबल में पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि देख भाई तुझे इतना अलाउंस मिला, उसमें से इतना माफ होगा, तो जितना माफ होगा वो घटा दो, बाकी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो हो गया पार्टली टैक्सेबल। कितना माफ होगा ये सीख लेते हैं। रूल है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। लीस्ट मतलब सबसे कम। जो अभी नीचे हम लिखने जा रहे हैं उसमें जो भी सबसे कम आएगा वो माफ है। क्या रूल है? पहला है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आप किराए के घर में रहते हो तो जो किराया पे करते हो उसमें से आपकी सैलरी का 10% घटा दो, एक रकम ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। दूसरा, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। जो आपको एक्चुअल एचआरए मिला है, आपके मालिक आपको किराए के नाम का पैसा देता है, हाउस रेंट अलाउंस के नाम का पेमेंट करते हैं, वो जितना मालिक ने हाउस रेंट के नाम का अलाउंस दिया वो लिख लो, एक्चुअल एचआरए लिख लो। देखो यहां पे तो जो आपने रियल में किराया पे किया, रेंट पेड, तो वो हो गया। सैलरी का 10% अभी समझ लेते हैं। एक्चुअल एचआरए यहां लिख दो, ठीक है जी। तीसरा क्या है? तीसरा है, तो थोड़ी यहां जगह छोड़ देता हूं एक बारी। तीसरा है आपकी सैलरी का 40% ऑफ सैलरी। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई 4 मेट्रो सिटी है, इन चारों में किसी शहर में रह रहे हो तो 50% ऑफ सैलरी होगा। इन 4 शहर के अलावा देश में कहीं भी रह रहे हो तो 40% ऑफ सैलरी होगा। समझ गए? मेट्रो सिटी के लिए 50%, नॉन मेट्रो सिटी के लिए 40%। इनमें से एक लगेगा, दोनों इकट्ठे कभी नहीं लग सकते, बिकॉज आप एक जगह रह सकते हो। ये जो 3 फिगर मैंने यहां पे लिखी है, इन 3 में से जो भी कम आए वो एग्जम्प्ट है। आपको समझ तो आ गया। मेरा एक क्वेश्चन है, जो मैंने कहा 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10%, सैलरी कितनी? अभी तो हमने किया था भाई, सैलरी में तो बहुत कुछ आता है। पिछली क्लास में किया था ना, सैलरी में तो सैलरी नाम का पैसा भी सैलरी है, अलाउंसेस भी सैलरी है, परक्विजिट्स भी सैलरी है, बोनस कमीशन सभी सैलरी है। क्या हमने सारी परक्विजिट पढ़ ली? अगर पढ़ी नहीं तो उनको जोड़ के आती है सैलरी। तो
यही है ना सैलरी लास्ट में जो सैलरी की इनकम निकलेगी। तो ये तो कह रहा है 10% ऑफ सैलरी कि सैलरी का 10%, तो सैलरी में तो बहुत कुछ आता है, पूरा तो चैप्टर अभी किया ही नहीं, सारे अलाउंस आते हैं, बहुत तरह की परक्विजिट्स आती है, तो टेंशन मत लो, माना सारी सैलरी में सब चीजें आती है, बट ये जो आपको यहां जो 10% ऑफ सैलरी किया जा रहा है ना, इसमें सारे अलाउंसेस नहीं है, इसमें सारी परक्विजिट नहीं है। यहां पर जो सैलरी का मतलब है वो बिल्कुल छोटा सा मतलब है। यहां पर सैलरी में क्या आएगा, जो आपको सैलरी के नाम का पैसा मिलता है जिसको हम बोलते हैं बेसिक सैलरी। क्या कहते हैं? बेसिक सैलरी। जो तनख्वाह के नाम का पैसा मिला वो तो आपको पता ही है, टैक्सेबल होता है, वो यहां आएगा। प्लस डियरनेस अलाउंस, इफ वाला मतलब स्पेशल वाला डीए, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए है तो वो भी यहां आएगा, और प्लस में कमीशन ऑन सेल, कोई सेल पर कमीशन मिला है आपको तो वो आएगा। बस माना सैलरी में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जब आप अपना एचआरए निकाल रहे हो और एचआरए में जो आपने 10% ऑफ सैलरी करना है या 40 या 50% ऑफ सैलरी करना है, इसके अंदर सैलरी का मीनिंग छोटा सा ही है, केवल ये 3 रकमें जोड़ दो, उसका 10, 40 या 50 कर लेना, बाकी सैलरी में जो आना वो आता रहेगा। जब सैलरी की पूरी इनकम निकालोगे उसमें तो सब कुछ आएगा, बट जब एचआरए की कैलकुलेशन कर रहे हो केवल इन 3 चीजों को करना है आपने, 10, 50, 40 जो भी करना है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? अगर आपको डीएनएस अलाउंस मिल ही नहीं रहा तो छोड़ दो, नहीं मिल रहा जी, कमीशन नहीं मिल रहा, कमीशन छोड़ दो, ओनली बेसिक सैलरी का कर लेना, 10, 20, 40, 50 जो भी है। ओके है ना? तो ये आपका क्या है? एचआरए का रूल है। अगर आप एम्प्लॉई हो, आपका मालिक आपको एचआरए देता है तो इस हिसाब से वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, आपको सैलरी मिलती है पूरे 12 महीने की, मान लीजिए 2,40,000, ये आपकी सैलरी है। आपका मालिक, ये सैलरी मतलब ओनली बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं मैं, आपका मालिक आपको एचआरए भी देता है। मैं यहां, ये तो हो गया आपका एनुअल, यहां पर मंथ भी लिख देता हूं समझने के लिए। ये आपकी 20,000 रुपए महीना सैलरी थी, साल की 2,40,000 हो गई। एचआरए आपको मिलता है मान लो 3,000 रुपए पर मंथ अलग से, 36,000 रुपए आपको एचआरए मिलता है। ठीक है, ये आपको दे दिया। इसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंस भी मिलता है, इफ वाला 2,000 रुपए, 24,000 रुपए आपको डियरनेस अलाउंस भी मिलता है। आपको निकालना है, कैलकुलेट टैक्सेबल एचआरए, कितना एचआरए टैक्सेबल होगा यह निकालना है। ठीक है, ओके। अब मैं यहां पर इसकी कैलकुलेशन को करके देता हूं। हमें पता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। 3 फिगर्स हमें निकालनी है यहां पर, 3 में जो भी कम आएगा वो क्या है? एग्जम्प्ट है। नीचे हमें सैलरी का मीनिंग लिखना है। सैलरी का मीनिंग क्या है? अभी अभी पढ़ा था, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ वाला प्लस कमीशन ऑन सेल। बेसिक सैलरी पूरे साल की सैलरी लिख लो यहां पर, बिकॉज पूरे साल का ही आपको एचआरए मिला है। आपने लिखा 2,40,000 सैलरी है, एग्जाम्पल में मैंने यही लिखा है ना। सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी 2,40,000 प्लस क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ वाला। डीए इफ वाला कितना है? 24,000। लो जी, मैंने यहां पर 2,40,000 प्लस 24,000 भी कर दिया। हमारे एग्जाम्पल में कमीशन ऑन सेल तो है ही नहीं, तो नहीं है तो नील कर दिया। नहीं है जी, क्या करें? तो आपकी ये कितनी सैलरी आएगी? 2,64,000। 2,64,000। और अज्यूम कर रहे हैं कि आप इसके अंदर रह कहां रहे हो, आपका रेजिडेंस कहां है? आपका रेजिडेंस है दिल्ली में, आप दिल्ली रहते हो, तो 50% ऑफ सैलरी का रूल लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से करते हैं। पहला क्या है? रेंट पेड, यही था ना,
पहला रूल क्या था, दोबारा पढ़ लो। पहला है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, दूसरा एक्चुअल एचआरए रिसीव, तीसरा सैलरी का 40 या 50, दिल्ली वालों के लिए 50% ऑफ सैलरी। दिल्ली वाले जो वीडियो देख रहे हैं तुम्हारे लिए भाई 50% ऑफ सैलरी है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई सबके लिए 50% ऑफ सैलरी है। बाकी पूरा देश जो वीडियो कहीं भी बैठ के देख रहा है उनके लिए 40% ऑफ सैलरी है। समझ गए? तो एग्जाम्पल में दिल्ली का एग्जाम्पल है तो 50% ऑफ सैलरी करेंगे, लेकिन पहले पॉइंट पे गौर करते हैं। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हमारे एग्जाम्पल में रेंट पेड बताया क्या? बताया नहीं, वो जरूरी है, चलो वो भी एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। जिस घर में ये किराए पर रहता है उस घर का साल का किराया कितना है पता किया तो 4,000 रुपए पर मंथ किराया है, 48,000 किराया देता है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? ये आपकी एक्चुअल डिटेल है। 4,000 महीने किराया देते हो, मालिक आपको 3,000 रुपया पर मंथ एचआरए दे रहा है, लेकिन आप रहते हो जिस घर में उसका किराया कितना है? 4,000। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो पहला पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पूरे साल का 4,000 गुना 12 48,000 रुपए किया, माइनस 10% ऑफ सैलरी 2,64,000 का 10% कितना होता है? 26,400। 26,400 ये एक फिगर आपके सामने आ जाएगी। ये कितनी आएगी जी? ये आएगी आपकी आई थिंक 21,600 आनी चाहिए। 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गया 1, हाँ 21,600 आएगा। दूसरा क्या है? एक्चुअल एचआरए रिसीव। दूसरा पॉइंट क्या था? एक्चुअल एचआरए रिसीव। एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना है हमारे एग्जांपल में? 3,000 पर मंथ एचआरए मिलता है, 3,000 पर मंथ एचआरए मिलता है, तो 36,000 रुपए साल का हो गया। तो 36,000 रुपए आप प्लीज यहां पर लिख दीजिए दूसरे पॉइंट में, 36,000 एक्चुअल एचआरए 36,000 मिला। तीसरा क्या है? 50% ऑफ सैलरी। यही रूल था ना मेट्रो सिटी में। क्या तीसरा पॉइंट क्या है? 50%, नॉन मेट्रो में 40। तो हमारा केस तो 50% ऑफ सैलरी का है, तो फिर 50% ऑफ सैलरी भी कर दीजिए। आपकी सैलरी का मतलब वही लेना है जो यहां नीचे आपने निकाला है। 2,64,000 का 50% कर लो, 1,32,000 आ जाएगा। 1,32,000। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। इन तीनों में से जो भी कम आएगा वो क्या है? एग्जम्प्ट है। 21,600, 36,000, 1,32,000। कम क्या आया? 21,600। तो ये क्या है? आपका एग्जम्प्ट है। समझ गए? ये आपका एग्जम्प्ट होगा। 21,600 एग्जम्प्ट होगा। मैंने क्या पूछा आपसे? कैलकुलेट टैक्सेबल एचआरए। टैक्स कितने पर लगेगा, इनकम में कितना जुड़ेगा। आपको मिला कितना? 36,000 मिला। ये क्या था आपका? ये था आपका एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। मिला आपको 36,000, माफ कितना है? 21,600। 36,000 में से 21,600 घटा दो। टैक्सेबल कैसे निकलता है? जो आपको एक्चुअल एचआरए मिला है उसमें से एग्जम्प्ट घटा दो। 36,000 में से 21,600 घटा दो। ये जो भी आएगा ये आपका 14,400। ये आपका 14,400 ही आएगा ना, ये 14,400 ही आएगा। ये आपका टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना भाई, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, बिकॉज मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैनुअल कर रहा हूं। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एचआरए का मीनिंग भी बता दिया। कुछ और बातें ध्यान देने वाली है, वो ध्यान से देखते हैं। देखो भाई, ये एचआरए का रूल था सेक्शन 1013A का, और रूल 2A है इसका स्पेसिफाइड रूल। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल एचआरए 50% ऑफ सैलरी दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता के लिए, बाकी सबके लिए 40% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग क्या है? ये देखो मीनिंग दे रखा है, बेसिक सैलरी, डीए इफ वाला, और फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल। इंपॉर्टेंट क्या है? एचआरए इज फुल्ली टैक्सेबल इफ असेसी स्टेज इन ओन हाउस और नो रेंट इज पेड बाय हिम। बिल्कुल सही बात। अगर असेसी खुद के घर में रहता है और किराया पे ही नहीं करता तो एचआरए फुल्ली टैक्सेबल होगा। बिल्कुल होगा। आप ये रूल लगा के देख लो। चाहे हमारा रूल क्या था? रेंट पेड। रेंट पेड उसमें क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि किराया तो देता ही नहीं वो।
अब इसमें से कुछ भी माइनस करोगे तो आंसर माइनस का आएगा, माइनस वाले को अब जीरो कंसीडर करो, यहां पे नील है, मतलब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट, जीरो एग्जम्प्ट है, सारा टैक्सेबल है। अगर आप किराए के घर में रहते ही नहीं तो सारा टैक्सेबल है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो क्वेश्चन वही है, रेंट पेड सब कुछ वही है, लेकिन आप खुद के घर में रहे 8 महीने और ओन्ड हाउस, लिखता हूं यहां पे ओन्ड हाउस, 8 महीने और रेंटेड हाउस में आप रहे 4 महीने, ऐसे रहे। अब जितने महीने खुद के घर में रहे, अब आपको मंथली सोचना पड़ेगा, जितने महीने खुद के घर में रहे वो तो फुल्ली टैक्सेबल, जितने महीने खुद के घर में रहे वो तो फुल्ली टैक्सेबल। ये हमारा क्वेश्चन था ना, देखो ये दोबारा बनाता हूं क्वेश्चन, चलो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी। आपका रेंट पेड पर मंथ 4000 है, HRA रिसीव्ड पर मंथ 3000 है, और आपकी सैलरी मान लो सारी बेसिक सैलरी है वो है आपकी सपोज करो 25,000, बस कोई DA इफ वाला नहीं है मान लो। अब कहानी क्या है, 8 महीने का HRA 3000 गुना 8 कर लो, 24,000 तो फुल्ली टैक्सेबल। आपको सारी कैलकुलेशन 4 महीने करनी है बस। मतलब ये जो आपका पहला पॉइंट होता है ना, पहला पॉइंट क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये यहां पर नीचे जो सैलरी आप लिखते हो, ये सैलरी भी आपने केवल 4 महीने की लिखनी है। 8 महीने का तो पूरा टैक्सेबल ही हो गया। आपने पूरा कैलकुलेशन अब ये केवल रेंटेड पीरियड का करना है, केवल 4 महीने का करना है, ठीक है। तो सैलरी आपने 4 महीने की लिखनी है। 1 महीने की सैलरी 25,000 है, तो यहां पर आप 25,000 गुना 4 1 लाख रुपए लोगे। और पहला क्या, रेंट पेड, आपका किराया कितना, 4,000 रुपए महीना, 4 महीने का 16,000 माइनस 1 लाख का 10% 10,000, ये आ गया 6,000। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्चुअल HRA 8 महीने का तो फुली टैक्सेबल ही है, केवल 4 महीने की बात करो, 3,000 पर मंथ मिलता है आपको, 3,000 पर मंथ किराया HRA मिलता है, गुना 4 कर लो, 12,000 ये आ गया। तीसरा क्या है, आप दिल्ली में रहते हो तो सैलरी का 50%, 1 लाख का 50% 50,000 आ जाएगा। तीनों में से कम क्या है, 6,000, ये एग्जम्प्ट होगा। मिला कितना, 12,000। 12,000 एक्चुअल मिला था, 12,000 के अंदर से 6,000 रुपए क्या हो गया आपका, एग्जम्प्ट हो गया, ये लेस कर दो, बाकी 6 टैक्सेबल हो गया। पहले 8 महीने का पूरा टैक्सेबल, अगले 4 महीने का 12 में से 6 टैक्सेबल, 6 माफ, ऐसे करना पड़ेगा। मतलब अगर आप कुछ समय, साल में कुछ समय किराए पर रहे हो तो जितना टाइम किराए पर नहीं रहे फुली टैक्सेबल, और सारी कैलकुलेशन उस कुछ समय की ही होगी। ओके है ना, ठीक है। तो ये आपको मैंने ये बता ही दिया, ड्यू बेस पर होगा, जितना टाइम आप किराए पर रहे हो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। सब कुछ आप 4-4 महीने का कर लोगे, ये सब यहां पर बता रखा है। इसके साथ ही हमारा HRA का टॉपिक भी यहां पर हो जाता है खत्म, ठीक है जी। तो अब अगर हम हमारे इस चार्ट पर आए तो हमने फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस कर लिया और हमने हमारा HRA का टॉपिक भी यहां पर कवर कर लिया। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे पार्टली टैक्सेबल के अंदर अगला पार्ट, वो है टैक्सेबल अंडर सेक्शन 1014(1), ऐसे अलाउंसेस जो 1014(1) में टैक्सेबल होंगे। मतलब है तो पार्टली टैक्सेबल में इनका एक हिस्सा टैक्सेबल हो सकता है, एक हिस्सा एग्जम्प्ट हो सकता है। नीचे क्या लिखा है इसके अंदर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज रेलिवेंट, मतलब इसमें
आप कितना खर्च कर देते हो इससे फर्क पड़ेगा। देखते हैं है क्या, पहले समझते हैं इसको। देखो भाई, इसके अंदर आपको केवल 6 अलाउंस के नाम आएंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। डिटेल में इनको समझते हैं। देखो भाई, ट्रैवलिंग अलाउंस किस लिए दिया जाता है? अगर आप बिजनेस के लिए कहीं टूर पर जाते हो या आपका कोई ट्रांसफर होता है यहां से वहां आप जाते हो बिजनेस के लिए, इसके लिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। साल का आपको मतलब 2000 पर मंथ मिला, 24,000 मिला, साल का जितना भी मिला, जितना खर्च कर दोगे। देखो, आपको मालिक पैसे क्यों दे रहा है? बिजनेस के काम के लिए दे रहा है। आपको बिजनेस के काम के लिए पैसे मिले, आपने सारे खर्च कर दिए तो सारे माफ है। आपकी इनकम थोड़ी है, घर थोड़ी ले गए आप, मालिक के काम से मालिक का पैसा खर्च किया है, तो टैक्सेबल तो होना ही नहीं चाहिए। फुली टैक्सेबल में जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? पर्सनल खर्चों के लिए आपको पैसा मिल रहा था, महंगाई के नाम का, दूसरे शहर के नाम का, टिफिन के नाम का, खाने के नाम का, सर्वेंट के नाम का, समझ रहे थे ना, कुत्ते के नाम का, डॉग अलाउंस बताओ। तो ये तो क्या है, मालिक, आप ऑफिस चले जाते हो, फिर मालिक ने कहा जी दिल्ली से मुंबई चले जाओ इस काम के लिए, ये मीटिंग है, ये मीटिंग है, तो उसका किराया खर्चा कौन देगा? मालिक ही देगा। आपकी इनकम में तो जुड़ने का मतलब ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर आप बचा लेते हो पैसे, मालिक ने दिए आपको 50,000 पूरे साल के ट्रैवलिंग अलाउंस के, आपने उसमें से 40,000 खर्च किए, 10,000 बचा लिए, तो वो 10,000 टैक्सेबल हो जाएंगे, और होने भी चाहिए, आपकी इनकम है। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज रेलिवेंट, मतलब आप कितना खर्च कर देते हो ये मैटर करता है। जितना खर्च कर दोगे उतना माफ। ट्रैवलिंग अलाउंस क्लियर हो गया। अगला होता है कन्वेंस अलाउंस। जब आप अपने शहर में ही हो, जॉब कर रहे हो, और शहर में ही यहां से वहां घूमना फिरना, मालिक ने कहा मार्केट चले जाओ, मार्केट से ये चीज ले आओ, आप टैक्सी करके मार्केट गए मान लो, मालिक ने कहा कि फलाने दूसरे किसी ऑफिस में चले जाओ, आप वहां पर गए, बाइक से गए, आपका पेट्रोल डीजल लगा, जो भी है व्हीकल का खर्चा लगा, तो वो भी मालिक का काम है। मालिक के काम से दिन में घूमना फिरना पड़ रहा है, मालिक उसका कन्वेंस अलाउंस देता है। इसको क्या बोलते हो आप? कन्वेंस अलाउंस। ये नॉर्मली विद इन सिटी के लिए यूज होता है वर्ड। कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस लगभग एक जैसी चीज ही है। ऐसे ही डेली अलाउंस भी, ऑफिस में आपके डेली के आपकी पॉकेट से कोई जो छोटा मोटा खर्चा लग जाता है, रूटीन के खर्चे, ऑफिस ड्यूटीज को निभाने के लिए, उसका आपको अलग से डेली अलाउंस मिल जाता है। तो ये भी ऑफिस के लिए पैसा मिला है, जितना खर्च कर दोगे वो माफ हो जाएगा। मालिक ने कहा कि आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी और बढ़ा लो, आप बीकॉम हो, आप एमकॉम हो जाओ, हमें फायदा है उसका, आपके पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम देंगे। जितना खर्च कर दोगे वो एकेडमिक अलाउंस मान लो आपको मिला, जितना खर्च कर दोगे वो क्या हो जाएगा? आपका माफ हो जाएगा। मालिक ने कहा कि देख भाई, जब आप ऑफिस में आते हो यूनिफॉर्म में आया करो, ऑफिस की पर्टिकुलर ड्रेस कोड है, तो उस ड्रेस कोड को आपको फॉलो करना पड़ता है। यूनिफॉर्म के पैसे आपका मालिक देता है, फिक्स्ड सम ऑफ मनी दे देता है, जितना यूनिफॉर्म पर खर्च कर दोगे वो माफ है, बचा लिया तो टैक्सेबल है। ऐसे ही हेल्पर अलाउंस, आपको ऑफिस के अंदर, ऑफिस की ड्यूटी के लिए, ऑफिस के अंदर आपको अपने अंडर हेल्पर रखना है। मालिक ने बोला देख भाई, मैं तो आपको महीने के 6,000 रुपये फिक्स दे दूंगा, आप अपना हेल्पर खुद रख लो। आपने 6,000 रुपए वाला ही कोई स्टाफ रखा तो आपका पूरा माफ हो गया। आपने कम वाला रखा, जितना बचा लिया वो टैक्सेबल, ज्यादा वाला रखा, आपकी मर्जी, अपनी पॉकेट से बियर करना पड़ेगा आपको। मालिक तो 6,000 दे रहा है, इनकम में वो पूरा माफ हो जाएगा। जितना खर्च कर दोगे उतना पूरा माफ हो जाएगा, ज्यादा खर्च कर दोगे आपकी बेवकूफी है, ठीक है ना, आपकी मर्जी है उसमें। तो ये 6 अलाउंस थे जी। अगर आप गौर करोगे, ये आपको ऑफिशियल पर्पस से ही दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं मालिक अपने बेनिफिट के लिए देता है। तो इसमें जितना आप एक्चुअली स्पेंड कर दोगे उतना उसके इक्वल क्या हो जाता है? आपका एग्जम्प्ट हो जाता है, ठीक है। ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली, ये तीन तो एक तरह के हैं। ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली अलाउंस, ये तीन एक तरह के हैं। उसके बाद में फिर एकेडमिक, हेल्पर, यूनिफॉर्म। एकेडमिक, हेल्पर, यूनिफॉर्म, ये तीन एक तरह के। ये 6 अलाउंसेस का टोटल बैच है, समझ लो। 10-14-1 में ये 6 अलाउंस ही आते हैं। ये 6 अलाउंस आपके क्या होंगे? माफ होंगे। कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका 10-14-1 के भी हमने यहां पर ये अलाउंस 6 के 6 अलाउंस कर लिए। ध्यान से देखा आपने कि इसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना करते हो,
ये मैटर करता है। ठीक है, तो अब हमारे चार्ट में हमारा ये वाला हिस्सा भी हो गया, तो मैं 10-14-1 के ऊपर भी हमने पहले ही टिक लगा दिया है, ये वाला पार्ट भी हो गया। एक टॉपिक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब हमारा जो अलाउंसेस के सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 1014(1) वाले और फुल्ली एग्जम्प्ट। ये वाला पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अलाउंसेस सारे क्लियर हुए हैं।